ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हाइकू के बारे में। सर, हम बात कर रहे थे हाइकू के बारे में। आप आगे चर्चा को जारी रखते हुए बताएं कि और भी जो जापानी कविता शैली है उसमें और कौन कौन सी विधा है जो यहाँ पे उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है। जैसे चोका है, सेदोका है, तांका है, तो ये इनमें भी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो हाइकू ही हुआ है। हाइकू की ही चर्चा हमारे देश में है और हिंदी में हाइकू ही अत्यंत लोकप्रिय है। सर, आपने लोक भाषा में भी शोध किया हुआ है जी, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लोक भाषा में भी हाइकू के बारे में पढ़ने को मिलता है या हाइकू दिखते हैं? नहीं, लोक भाषा में तो हाइकू नहीं है, अभी अपना घुसपैठ नहीं कर ऐसा नहीं है, लेकिन बोलियों में हाइकू बहुत सारे, जैसे भारत की जितनी भाषाएं हैं, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, या अवधी है, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, सभी में हाइकू लिखे जा रहे हैं। भोजपुरी में भी बहुत सारे हाइकू लिखे गए हैं। क्या आप दो एक का मसलन मतलब कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे, उदाहरण? उदाहरण तो इस संबंध में अभी मैं नहीं दे पाऊंगा जी, ठीक है, क्योंकि लेकिन अलग अलग बोलियों में बहुत सारे हाइकू लिखे गए। आपने तो संकलन भी किया है। जी जी, तो उसमें क्या लोक भाषाओं में भी मतलब बोलियों में है ऐसा? हाँ, मैं विगत करीब 5-6 वर्षों से हाइकू कोश का निर्माण कर रहा हूँ, उसके संपादन में लगा हुआ हूँ। और वो प्रियंबरा जी, मेरे उद्देश्य ये है कि हाइकू के संकलन तो बहुत आए हैं जी। जैसे हाइकू के संकलन की अगर चर्चा करें तो सत्यभूषण वर्मा जी से ही जुड़ करके कमलेश भट्ट कमल जी ने बहुत सारा कार्य किया और उन्होंने 1989 में ये संकलन है, आप देख सकते हैं इसको। 1989 में ये हाइकू संकलन पहली बार किए। इसमें 30 हाइकूकारों के हाइकू उन्होंने सम्मिलित किए थे और इसके बाद में 10 वर्ष के बाद में हाइकू 1999 आया। इसमें 40 हाइकूकार ऐसे थे जिनको कि 7-7 हाइकू इसमें रखे गए और उसके 10 वर्ष के बाद में हाइकू 2009 आया, इसमें 60 हाइकूकार रखे गए। तो ये ऐसे हाइकू संकलन हैं जिनकी चर्चा हम ऐतिहासिक दृष्टि से कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत संकलन आए वो कम से कम 400-500 की जानकारी तो मुझे है, लेकिन उनमें कुछ बहुत अच्छे संकलन हैं। कुछ ऐसे संकलन भी हैं जो जिनमें रातों रात हाइकू लिख दिए गए, हाइकू की भरमार है, लेकिन खोजने पर उसमें कम ही हाइकू मिल पाते हैं। तो हाइकू पर कार्य तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ अच्छे हाइकू, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हाइकू की किसी संकलन को देखता है और उसके हाथ में ऐसा संकलन लगता है कि जिसमें बहुत अच्छे हाइकू नहीं है, तो हाइकू के प्रति उसकी अरुचि सी जागृत हो जाती है। तो इस हाइकू कोश में हम चाहते हैं कि अब तक जितने अच्छे से अच्छे हाइकू लिखे गए उसमें हमने लगभग अब तक 5,500 हाइकू हमने उसमें एकत्र किए हैं। तो ये मतलब इतने सारे हाइकू लिखे जा रहे हैं। इतने सारे हाइकू तो लाखों में लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हाइकू हैं कि जिनको आप अच्छे हाइकू कह सकते हैं और संदर्भ सहित मैं उसमें उसको दे रहा हूँ। तो ये 1-2 वर्ष में जब भी ये संकलन आएगा तो शायद ये हाइकू के क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा कार्य होगा। एक ये भी है कि हर भाषा के अनुसार क्या हाइकू का जो ग्रामर होता है वो बदल जाता है क्या? जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में हाइकू लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, हिंदी में हाइकू लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, फिर जापानीज़ जो हैं वो हाइकू थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि भाषा के अनुसार उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो ग्रामर होता है वो बदल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जापानी में तो सिलेबल्स क्रम से लिखे जाते हैं, वहाँ 3 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं, लेकिन 17 सिलेबल्स में हैं। अंग्रेजी में कई तरह के प्रयोग हुए, एक पंक्ति में भी हाइकू लिखे जा रहे हैं, 3 पंक्तियों में भी लिखे जा रहे हैं, वहाँ भी यह नियम लागू नहीं हो रहा है। अन्य भाषाओं में कुछ लोगों ने छूट ली है, लेकिन भारतीय भाषाओं में जो हाइकू को मान्यता है वो 17 अक्षर और 3 पंक्तियों में ही है। जी, तो ये इंग्लिश में 1 पंक्ति और फिर 3 पंक्ति का क्या मतलब? ये अंग्रेजी वाले कुछ लोग कई अमेरिका में या और कुछ देशों में 1 पंक्ति के हाइकू को भी हाइकू कहते हैं, लेकिन कुछ अंग्रेजी के हाइकूकार हैं। तो उसमें क्या उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? कैसे हम उसको अब अंग्रेजी के हाइकू पर तो मैं बहुत गंभीरता से नहीं बता सकता, क्योंकि लेकिन अंग्रेजी के ही, जैसे डॉक्टर अंजलि देवधर अंग्रेजी की बहुत बड़ी हाइकूकार हैं और उन्होंने बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी किए हैं। उनका भी कहना है कि एक पंक्ति के हाइकू को कोई मतलब नहीं होता है, 3 पंक्तियों में तो होना ही चाहिए। जो उसका एक आप आकारगत उसका ढांचा बनाएंगे
तो उसमें तो होना ही चाहिए। तो अगर एक पंक्ति की वो बनाते हैं तो फिर वो तो सबसे संक्षिप्त कविता उसको मानी जाएगी वो? नहीं, देखिए, क्या अब ऐसा कुछ? अब कोई एक शब्द को ही कविता कहे तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। और ये कोई ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा है भी नहीं जी। कि जैसे बहुत सारे लोग ओम शब्द को ही बहुत सारे कहते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी छोटी कविता है, लेकिन हाइकू तो हाइकू होना चाहिए। जो जापान और जहाँ जो 3 पंक्तियाँ और उसका जो आकारगत ढांचा है उसका तो पालन होना चाहिए। और हिंदी में तो हम लोग यही चाहते हैं कि अब तक आवश्यक रूप से उसका पालन हो, लेकिन कविता उसके पीछे रहे, ये पहली शर्त है। सर, आपने नवगीत भी लिखे हैं, आपकी कविताएं भी आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा सहज आप किस में पाते हैं अपने आप को? देखिए, जितनी विधाएं हैं जी। वो मुझे लगता है कि एक रचनाकार एक विधा में संतुष्ट नहीं हो सकता है। कई बार हमारे पास कथ्य बड़ा होता है तो हमें किसी बड़ी विधा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे चौपाई लिखी तो उन्होंने छंद भी लिखे। तो अब ये कहा जाएगा उन्होंने दोहे चौपाई में ही क्यों नहीं लिखा, छंद को, विभिन्न छंदों का प्रयोग क्यों किया। तो मुझे भी लगता है कि जब नवगीत में मैं कुछ जब लंबी बात करनी होती है तो मुझे नवगीत में ज़्यादा अच्छा लगता है, सहजता होती है। और जब हाइकू के इस तरह की कोई छोटी शब्दों में बात करनी हो तो मुझे हाइकू प्रिय होता है। तो यानी कि समय के हिसाब से या फिर आपके भावनाओं के हिसाब से जब आपको एक्सप्रेस करना होता है तो फिर आप विधा चुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है सभी पर लागू होता है। जी। और इसके अलावा भी आप लिखते रहे हैं? जी हाँ, मैं तो लिखता रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं? हाँ, कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन मैं पुरस्कारों के प्रति तो ज़्यादा नहीं हाइकू के लिए भी कुछ खास ऐसा कुछ? हाइकू के लिए भी कुछ ऐसा पुरस्कार हाइकू के लिए नहीं मिला और मैं इसके लिए कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाइकू में कुछ गंभीरता के साथ में कार्य हो, यही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हाइकू की चर्चा हो, लेकिन उसको खेल या मजाक न बना दिया जाए। 17 अक्षरों में और 5-7-5 में कुछ भी लिख करके हाइकू ना कहा जाए, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। हाइकू में मुक्तक भी लिखे जा रहे हैं। हाँ, लिखने को बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं लोग। हाइकू गजल लिख रहे हैं, हाइकू दोहे लिख रहे हैं, हाइकू घनाक्षरी लिख रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं, हाइकू रामायण लिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब क्या बेमानी चीज़ें हैं, क्योंकि हाइकू हाइकू है, हाइकू कविता है। बाशो ने एक जगह कहा है कि जो जीवन में 5 हाइकू लिख ले वह हाइकूकार है, और जो 10 हाइकू लिख ले वो महाकवि है। तो बाशो ने ऐसे नहीं कह दिया कि आप जोड़ तोड़ करके 17 अक्षर में कुछ भी कह दें, क्योंकि छोटी विधा में जब आप जाते हैं तो वो उतनी ही कठिन होती चली जाती है। तो हाइकू लिखना इतना सहज भी, इतना सरल भी नहीं है, इतना सर, कुछ चुनिंदा जो हाइकू आपको बेहद आपके करीब रहा हो वो आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं कुछ लोगों के हाइकू आपको सुनाना चाहूँगा। जी। जैसे एक बहुत नए हाइकूकार हैं नवल किशोर बहुगुणा जी। उनका एक हाइकू है, बूढ़ा पहाड़ लपेटे मफलर श्वेत बर्फ का। बहुत खूब। कमलेश भट्ट कमल का एक हाइकू है, देखिए कि वन प्रांत में वतियाते हैं पेड़ एक दूजे से। वाह। सुधा गुप्ता जी जो बहुत पुरानी हाइकूकार हैं, उनका एक हाइकू है, देखें कि सुबह हुई भिक्षुणी का चीवर फरफराया। एक दृश्य का उन्होंने गत किया। और एक आध और हाइकू आप देखें, रामनिवास पंथी जी का एक हाइकू है कि साधु संत से लंगोटी बांधे आए चिनार पत्ते। अरे वाह। तो ऐसे कुछ हाइकू हैं। और सर, आप अपना कुछ सुनाएं। मैं भी अपना एक दो हाइकू सुना दूं जी। देखिए, एक हाइकू मेरा है कि इर्द गिर्द हैं जी सांसों वाली मशीनें, इंसान कहाँ। वाह। और एक दूसरा हाइकू है कि सीली दीवार सारी रात महकी अम्मा की याद। वाह, बहुत खूब। और इसी में एक और हाइकू देखेंगे, छोटे फ्लैट में कहाँ समा पाती है हमारी अम्मा।
अरे वाह। सहम गई फुदकती गौरैया, शुभ नहीं ये। और एक और हाइकू आपको सुनाता हूँ कि पत्ता क्या टूटा, आप इसकी व्यंजना देखें कि पत्ता क्या टूटा, दूध के आंसू बहा, सिसका पेड़। तो ये कुछ हाइकू थी। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जो हाइकू पे ख़ास तौर पे हमने किया, आपको बेहद पसंद आया होगा। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।